नमस्कार। आज इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं की पुस्तक आरोह भाग 2 की कविता उषा के बारे में पढ़ेंगे और इस कविता के जो रचनाकार हैं वो है शमशेर बहादुर सिंह जी। इस कविता के माध्यम से जो कवि हैं उसने सूर्योदय से ठीक पहले होने वाले प्राकृतिक परिवर्तनों का शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि जब सूर्य उगता है, जब सनराइज होता है तो उससे पहले नेचर्स में क्या क्या चेंजेस होते हैं, जो रात होते हैं के अकॉर्डिंग जब सुबह होने लगती है तो उसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं, उनको बहुत ही सुंदर तरीके से जो शब्द चित्र है कवि ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। और कवि ने विभिन्न बिंबों के माध्यम से यानी तरह तरह के उदाहरणों को लेकर के प्रकृति की गति को कि किस तरीके से प्रकृति चेंज होती है उसको बांधने का अद्भुत प्रयास किया है। कवि भोर के आसमान का मूक दृष्टा नहीं है, यानी जो सुबह की जो पहली किरण होती है, जो भोर होती है सुबह सुबह, उस आसमान में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, जो भी प्रकृति है, उसका सिर्फ वो चुपचाप उसको देखने वाला नहीं है, उसको एक्सप्लेन करने वाला भी व्यक्ति है। वह भोर की गति को धरती के हलचल भरे जीवन से जोड़ने का प्रयास करता है कि किस तरीके से इंसान, जैसे कि हम रात को सो जाते हैं, सुबह उठते ही हम एक्टिव हो जाते हैं, गतिशील हो जाते हैं, हम अपने रूटीन में बिजी हो जाते हैं, उसी तरीके से जो प्रकृति है वो भी किस तरीके से चेंजेस होते हैं, उसके रूटीन किस तरीके से चेंजेस होते हैं, तो मनुष्य के साथ उसकी कल्पना यहाँ पर की गई है। तो सबसे पहले यही कहूँगी, वीडियो को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि अगर आप ये कविता अच्छे से समझ जाते हैं तो आप किसी भी तरह के प्रश्न आएंगे आप उनको आसानी से अटेंड कर लेंगे। और साथ ही साथ आपको नीचे प्लेलिस्ट भी दी गई है, आप वहाँ जाकर जो बाकी के चैप्टर्स और कविताएं हैं वो भी आप वहाँ से देख सकते हैं। यही कहूँगी, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट व शेयर ज़रूर कीजिए। और साथ ही साथ मैं ये भी जानना चाहूँगी कि जब आप लोग सुबह उठते हैं तो किस तरह का आपका रूटीन होता है और आपको क्या एक प्रकृति में चेंज नज़र आता है, प्लीज़ आप उसको कमेंट करके ज़रूर बताइए। अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग और जो आप महसूस करते हो उन सब चीज़ों को आप ज़रूर बताइए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें कविता की ओर बढ़ते हैं। और कविता की ओर बढ़ने से पहले सबसे पहले हम इसका एक जनरल सा प्रसंग देख लेते हैं कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित उषा कविता से उद्गृत है। इसके रचयिता प्रसिद्ध प्रयोगवादी कवि शमशेर बहादुर सिंह हैं। कविता में कवि ने सूर्योदय से पहले के वातावरण का सुंदर चित्र जो है हमारे सामने उकेरा है और इस अंश में सूर्योदय का मनोहारी वर्णन किया गया। आप बहुत कविता पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ते भी रहेंगे जब तक आपके पास हिंदी है। और बहुत आप ये जो प्रातःकालीन और जो प्रकृति का जो ये आप बहुत जगह इसको पढ़ते आ रहे हैं। सबका अपना अपना नज़रिया है, हर कवि का अपना बताने का तरीका है। तो उसी तरीके से शमशेर बहादुर सिंह जी ने भी यहाँ जो है इस कविता के माध्यम से सुबह का जो चित्रण हमारे सामने प्रस्तुत किया है, जिसमें पहला पद है कि प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भौर का नभ राख से लीपा चौका अभी गीला पड़ा। ठीक है, राख से, राख आप लोग समझते हो जो लकड़ी जली हुई होती है उससे जो राख निकलती है उसकी वेस्ट होती है। लिपा हुआ चौका, चौका अर्थात होता है जो चूल्हा होता है गांव वगैरह में, जिस चूल्हे पे खाना बनाया जाता है, लिपा हुआ यानी उसको मिट्टी से लीप रखा है, उसको फ्रेश कर रखा है। ठीक है, प्रातः यानी अर्ली मॉर्निंग, नभ था यानी आसमान था बहुत नीला शंख जैसे। और जो सुबह सुबह का आसमान होता है वो बिल्कुल नीला होता है, जैसे शंख होता है ना नीले रंग का, वो बिल्कुल ऐसा होता है कि उपरोक्त पंक्तियों में कवि को प्रातःकालीन यानी भोर का समय जो है आकाश बहुत गहरे रंग का नीला दिखाई दे रहा है। आप खुद भी इस चीज़ को फेस करना, जब आप लोग स्कूल जा रहे होते हो या अर्ली मॉर्निंग उठते हो तो सबसे पहले आप आकाश को देखिए। दोपहर होते होते वो वाइट, शाम होते होते वो ग्रे, ठीक है, ऐसा होने लगता है। लेकिन जो अर्ली मॉर्निंग आप लोग उठ के आकाश को देखेंगे, अगर आसमान साफ़ है तो आप देखेंगे वो एकदम नीले रंग का होता है और कभी को भी वो बिल्कुल गहरे नीले रंग का दिखाई दे रहा है, जो उन्हें किसी नीले शंख के समान प्रतीत हो रहा है कि जिस प्रकार एक नीला शंख होता है उसका खुद का नेचुरल कलर होता है, तो वैसे ही वो आसमान उनको नीले शंख जैसा एकदम प्योर दिखाई दे रहा है। यानी कि आकाश में छाई गहरी नीलिमा यानी जो नीलापन है कवि को किसी नीले शंख की तरह बहुत ही ज़्यादा पवित्र और सुंदर दिखाई दे रही है। शंख पवित्रता का प्रतीक है। हम जब अपने हिंदू धर्म में पूजा वगैरह करते हैं और ईश्वर का आह्वान करने के लिए हम शंख को बजाते हैं, शंख में हवा फूंकते हैं, उसी तरीके से उसकी पवित्रता बनी रहने के लिए उसी तरह से जो आसमान है यहाँ पर कवि को नीले शंख के समान पवित्र और सुंदर दिखाई दे रहा है। जैसा कि जो सुबह
है, यानी भौर का नभ, सुबह के आसमान की बात की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। राख से लिपा चौका अभी गीला पड़ा है। आगे जिस प्रकार राख से लिपा हुआ चौका जब नया नया उसको लिपा जाता है तो वो गीले रंग का होता है, तो उसी प्रकार यहाँ कवि कहते हैं कि धीरे धीरे प्रातःकालीन आसमान गहरे नीले रंग से गहरा सलेटी होने लगता है। जैसे जैसे दिन बढ़ने लगता है, ठीक है, सुबह भौर जो है ढलने लगता है, तो जो आसमान है वो गहरे नीले रंग से चेंज होकर स्लेटी कलर के यानी ग्रे कलर का होने लगता है। क्योंकि जब आप चौकी को देखेंगे, ये जो चौका होता है उसको लिपा हुआ देखेंगे तो वो गहरे स्लेटी रंग का होता है, तो इसलिए उसकी तुलना उससे की गई है। तो जो आसमान है वो गहरे नीले रंग से स्लेटी रंग का होने लगता है, और गहरे स्लेटी रंग का ये आकाश कवि को ऐसा प्रतीत होता है जैसे राख से किसी ने चौके यानी गाँव में जो खाना बनाने की जगह होती है उसको लीप दिया हो। अब वो गीला, वो ग्रे रंग का क्यों होने लगा है, गीला गीला क्यों कहा गया है, अभी गीला पड़ा हो, क्योंकि जो सुबह की भौर होती है उसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, उसमें गीलापन होता है, ओस की बूंदें होती है, तो इसलिए उसको कहा है कि ऐसे लग रहा है कि वो गहरे नीले वो स्लेटी रंग का हो गया, गहरे स्लेटी रंग का हो गया, और ऐसे लग रहा है वो गीला पड़ा हो, जिस कारण वो अभी भी गीला लग रहा है। यानी वातावरण की नमी ने प्रातःकालीन वातावरण को और सुंदर, निर्मल व पवित्र बना दिया है। इसके काव्य सौंदर्य को देख लेते हैं। कविता अत्यंत आसान है। यहाँ दो जगहों से तुलना की गई है। एक तो आसमान, जो सुबह का आसमान है गहरे नीले रंग का, उसकी शंख से तुलना की गई है, और दूसरा जब वो स्लेटी रंग का जैसे ऐसे उसमें नमी दिखाई देती है और आसमान का कलर चेंज होने लगता है तो वो लिपे हुए चौके के समान प्रतीत होता है, लेकिन वो अभी गीला है। इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं। नीले आकाश की तुलना नीले शंख से की है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है। आकाश के गहरे स्लेटी रंग व वातावरण की नमी की तुलना राख से लीपे चौके की पवित्रता से की है, क्योंकि वो प्योर है, अभी तक उसमें खाना नहीं बना तो वो पवित्र है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है। कविता की जो भाषा है वो सहज है और सरल है। आगे अगली पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं। बहुत काली सील जरा से लाल केसर से, कि जैसे धुल गई हो सलेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। और यहाँ पर बात की जा रही है बहुत काली सील। सील का मतलब यहाँ होता है मसाला पीसने का जो पत्थर होता है, सील यानी सिलबट्टा। कि धीरे धीरे सूर्योदय होने लगता है। सूर्य अभी तक उगा नहीं था, अब अभी हम बात कर रहे थे जब आसमान एकदम नीला होता है और सूर्य का उदय नहीं होता भौर का समय। अब सूर्य उदय होने लगता है बहुत धीरे धीरे, और आकाश में हल्की लालिमा छाने लगती है। बहुत काली सील ज़रा से लाल केसर से। अब जो है स्लेटी रंग में सूर्य की लालिमा जो है मिल गई है, यानी सूर्य उदय होने लगा है और उसकी लालिमा जो है उस स्लेटी रंग के आसमान में मिल गई है। और अब वो आकाश जो है कवि को ऐसा लगता है जैसे किसी ने काले सील यानी मसाला पीसने के सिलबट्टे पर लाल केसर पीस कर उसे धो दिया हो। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। यानी कवि को उस वक्त आकाश लाल केसर से धुले उस काले सील के समान दिखाई दे रहा है। ठीक है, कलर लाल रंग में स्लेटी रंग जब मिल गया है तो ऐसा लग रहा है कि जिस तरह सिलबट्टे पर जब हम केसर पीस देते हैं और पीसने के बाद उसको वॉश कर देते हैं तो उस काले सिलबट्टे पे कुछ केसरी रंग भी जो है लाल रंग की भी जो लालिमा है छाई रहती है, तो वो मिला जुला रूप जो है वो आसमान में ऐसा प्रतीत हो रहा है। और जिसको धोने के बाद भी उसमें केसर का हल्का लाल रंग जो है रह जाता है, वो पूरी तरीके से नहीं धुल पाता है। तो यहाँ पर कवि को उसके समान वो प्रतीत हो रहा है। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। अपनी इसी बात को कवि एक और उदाहरण के जरिए समझाते हैं। वो कहते हैं कि आकाश में छाई सूर्य की लालिमा ऐसे दिखाई दे रही है जैसे किसी बच्चे ने स्लेट पर लाल खड़िया चौक मल दी हो। जैसे ऐसे लगता है कि किसी बच्चे ने, जो स्लेट होती है उस पर हम सफ़ेद चौक से लिखते हैं, लेकिन सफ़ेद चौक से लिखने की जगह पर बच्चे ने उस काले बोर्ड पर लाल खड़िया चौक से उसको मल दिया, उस पर लिखा ना, उस पर पूरे पे वो उस पर मैस कर दिया, उसको फैला दिया हो। तो इस तरीके से यहाँ कवि सूर्योदय की तुलना अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से करते हैं। एक पहला कि जैसे मान लो किसी ने काले सिलबट्टे पर किसी ने केसर जो है पीसी हो और उसको जब वॉश किया हो तो हल्का सा केसर का जो लाल रंग है उसमें रह गया हो और उसकी वजह से जो आसमान है वो हल्का हल्का काला और केसरी लाल रंग का दिखाई दे रहा है। और दूसरा उदाहरण देते हैं, जैसे काले स्लेट पर किसी ने सफ़ेद चौक से लिखने की जगह बच्चे ने उस पर लाल खड़िया चौक मल दिया हो। इसके काव्य सौंदर्य यानी विशेष को देख लेते हैं। काली सील में अनुप्रास अलंकार है। बहुत काली सील ज़रा से लाल केसर से और स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने में उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगली पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं। अगली पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार हैं। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो। गौर अर्थात गौरी,
और जादू टूटता है उस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। अब पहले क्या था, हम भौर की बात कर रहे थे, सूर्य उदय नहीं हुआ था। फिर उसके हम बात कर रहे थे सूर्योदय हल्का हल्का होने लगा है। अब बात करेंगे सूर्योदय पूरी तरीके से हो चुका है। अब सूर्योदय हो चुका है और सूर्य अपनी तेज किरणों के साथ आकाश में चमकने लगा है। इसी के साथ आकाश से धीरे धीरे गहरा नीला स्लेटी व लाल रंग भी गायब हो चुका है और अब आकाश एकदम निर्मल, स्वच्छ, सुंदर व नीला दिखाई दे रहा है। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे। और उपरोक्त पंक्ति में कवि जो है कहते हैं कि सूरज की किरणें इस वक्त ऐसे दिखाई दे रही हैं जैसे किसी युवती यानी गौरी की काया शरीर इस नीले जल में झिलमिला रही हो। कि जिस तरीके से कोई नीले जल में स्विमिंग कर रही कोई महिला है और नीले जल में या किसी की गौर झिलमिल दे, यानी किसी गौरी की जो देह है, जो शरीर है, झिलमिल दिख रही हो और हिल रही हो। और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। और यहाँ पर कवि ने नीले आकाश की तुलना नीले जल से और सूरज की किरणें की तुलना एक गौरी युवती से यहाँ पर की है। कविताएं बहुत आसान है छात्रों, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कवि आगे कहते हैं कि आसमान में चढ़ते सूरज के साथ साथ सम्मोहित कर देने वाले प्रातःकालीन आकाश का जादू भी जो है धीरे धीरे खत्म होने लगता है, क्योंकि अब सूर्योदय जो है पूरी तरीके से हो चुका है। इसका काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। नील जल में अनुप्रास अलंकार है। नीले जल में या किसी की गौर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो में उत्प्रेक्षा अलंकार है। और इस काव्यांश में उषा का मानवीकरण यानी मनुष्य के साथ उसकी तुलना की गई है, क्योंकि गौरी के माध्यम से यहाँ की गई है। तो इस तरीके से छात्र हैं ये कविता समाप्त होती है। बहुत ही छोटी कविता है, बहुत ही आसान कविता है। आशा करती हूँ आपको आसानी से समझ आई होगी। और यही कहूँगी कि शुरू में मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि आप सुबह को किस तरीके से एंजॉय करते हैं, आपको प्रकृति में क्या परिवर्तन नज़र आते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट व शेयर ज़रूर कीजिए और आगे और भी नोटिफिकेशंस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।